हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्टो साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, या बेसिकली जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। ये है क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अच्छे डिटेल में इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे जिससे कि आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रिपेयर होगा और आपको आगे आने वाले डेरिवेशंस या जो मुश्किल कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझने में बहुत हेल्प होगी। सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं आज के वीडियो में भी और चैप्टर में आगे आने वाली चीज़ों में भी। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके आगे आने वाले पार्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या इसे हम दो पार्ट्स में अगर डिवाइड करें तो हमें दिखता है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स मींस स्टीडी चार्ज। ठीक है, मतलब हम जब स्टीडी चार्ज की स्टडी करते हैं या फिर चार्जेस एट रेस्ट की स्टडी करते हैं तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। मूव होते हुए चार्ज की स्टडी अगर हम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ स्टीडी चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं पहले ही आप लोगों का क्लियर कर देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज कोई पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है, या कोई मटेरियल नहीं होता है, ये खाली एक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी? जैसे कि इस मार्कर की प्रॉपर्टी है कि इसके पास कोई मास होगा। सिमिलरली कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं यूनिवर्स में जिनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करें या उन्हें रिपेल करें। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वेट अ मिनट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऐसे मटेरियल्स होते हैं या ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना इनके ऊपर, वही कहलाती है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो खाली मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको खाली ये समझना है कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो अपने नज़दीक रखे हुए दूसरे इलेक्ट्रॉन या दूसरे प्रोटॉन के कारण एक फोर्स महसूस करेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन मैंने इसके पास रख दिया तो एक फोर्स फील कर रहा है। कैसा फोर्स फील कर रहा है? अट्रैक्शन वाला। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसे हम प्लस क्यू, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। साइंटिस्ट थे चार्ज कूलॉम जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए, लॉज भी दिए, इसलिए उनके ऑनर में हमने इसकी एसआई यूनिट को कूलॉम से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, हमेशा हम 1 कूलॉम, 3 कूलॉम, 5 कूलॉम इसमें मेजर करेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे प्लस कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कुछ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें पढ़नी है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कि जैसे हम बात करें यहाँ पर 10 कूलॉम चार्ज है, यहाँ पर 100 कूलॉम चार्ज है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आती हैं मेन प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एडिटिविटी का मतलब क्या है? किसी भी बॉडी के पास, जैसे कि ये एक कोई बॉडी है, इसके अंदर +1 कूलॉम, -2 कूलॉम, +3 कूलॉम, इस टाइप से 2-3 चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, थर्ड चार्ज है, ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, बॉडी के ऊपर नेट चार्ज होगा, वो कितना होगा? तो हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा विद साइन। कैसे? +3 + 1 होगा 4, 4 - 2 2 कूलॉम। ठीक है, तो जो 2 कूलॉम आया यही होगा हमारा नेट चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, तो यही ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एडिटिविटी को फॉलो करता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन मीन्स आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है।
कंजर्वेशन का मतलब यह है ऐसी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके जो कभी खत्म नहीं हो सकती है या जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। वैसा ही इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, आप केवल चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर मैंने एक न्यूट्रल, इस पे पॉजिटिव चार्ज है खूब सारा, हमने यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी ला के रख दी, तो इससे क्या होगा, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज केवल ट्रांसफर हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अगर हम अपोजिट चार्जेस को ले लें, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम लेते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास में रखते हैं, तो यहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर हम अपोजिट चार्ज सेम चार्जेस को रखेंगे तो यहाँ पर रिपल्शन होने लग जाएगा। ठीक है, मतलब लाइक रिपेल्स लाइक एंड लाइक अट्रैक्ट्स अनलाइक। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं है, बेसिकली एक वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की। हम ऐसा कहते हैं, जैसे आप क्रिकेट का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्रिकेट में रन्स जो बनते हैं, सबसे बेसिक आप रन देखते होंगे, सबसे कम रन कौन सा होता है, 1 रन, कि भाई एटलीस्ट 1 रन तो होगा ही होगा। सबसे छोटा रन अगर कोई बन सकता है तो 1 रन होता है, बड़े से बड़ा कौन सा होता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज नहीं चल सकता है। अगर नहीं समझ में आए तो एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं। करेंसी, जो इंडियन करेंसी है, ये सबसे छोटा, अगर आप किसी को करेंसी ट्रांसफर करते हैं तो पैसा हो सकता है, भाई 1 पैसा आपने ट्रांसफर किया, आप उससे कम पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे ही चार्ज अगर हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एटलीस्ट इतना चार्ज तो ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इससे भी कम चार्ज ट्रांसफर हो। 1.5 × 10⁻⁻19 पॉसिबल ही नहीं है। तो चार्ज या तो इतना ट्रांसफर होगा या इसके कुछ मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। जस्ट लाइक क्रिकेट में 1 रन बनना, हम 3 भाग ले रन, तो 1 रन × 3 हो गया, मतलब 3 बार 1 रन मान सकते हैं हम। उसी प्रकार से इसका 100 गुना, इसका 1000 गुना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन इसके मल्टीपल्स में ही होगा। ठीक है, तो ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। और मजे की बात ये है कि यही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होता है। शॉकिंग फैक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है ना, इनके मास में तो थाउजेंड ऑफ टाइम्स का डिफरेंस है। मतलब एक प्रोटॉन 1000 टाइम लाइटर होता है एक प्रोटॉन से, बट दोनों के ऊपर चार्ज इतना ही होता है। अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं फिफ्थ एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है Q = ±NE। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, ये हमेशा ही किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होता है इस नंबर के किसी इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, तो इसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा ना, वो इस नंबर के मल्टीपल के ही फॉर्म में होगा, इंटीजर मल्टीपल के। हो सकता है इसके 100 टाइम्स हो, 1000 टाइम्स हो, क्रोर्स ऑफ टाइम्स हो सकता है, लेकिन इसके मल्टीपल में ही होगा। ऐसा नहीं कि इसके मल्टीपल का आधा, और ऐसा नहीं हो सकता है इंटीजर वैल्यू ही होगी हमेशा। कभी भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी कि इसमें हाफ कर दें या इसमें 3/2 या 9/2, इस टाइप का नंबर आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा इसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर ही आपको वैल्यू मिलेगी। एन क्या है यहाँ पर, इंटीजर। ई क्या है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 और Q है टोटल चार्ज। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी बॉडी में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं, यदि आपको नंबर n की वैल्यू गिवन होगी, कितने इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको निकालना है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स के जितना चार्ज होगा। ठीक है, या फिर हम ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो हम ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर दें कि 1 कूलम चार्ज बन जाए। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करना है आपको। सॉल्व करके आंसर निकालिए और आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कूलोम्बियन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलोम का सबसे बड़ा नाम है। इसके बाद हम गॉस लॉ पर जाएंगे तो गॉस के बारे में आपको पढ़ने मिलेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्टेडी चार्ज पर सबसे ज़्यादा स्टडी इन्हीं दोनों फिजिसिस्ट साइंटिस्ट ने करी है। ठीक है, इसलिए जो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है उसे हम कूलोम्बियन फोर्स कहते हैं। और यही कूलोम ने इन चीज़ों के बाद इस फोर्स के बारे में बताया जो कि चार्जेस के बीच में लगता है। इन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया 1884 में, जिसे हम जानते हैं कूलोम्स लॉ के नाम से। इन्होंने बताया कि यदि यूनिवर्स में कोई 2 चार्जेस प्रेजेंट हैं,
Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी है r, ठीक है, चाहे दोनों सेम नेचर के चार्जेस हों या फिर अपोजिट नेचर के चार्जेस हों, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो कूलोम्स लॉ है ना, ये केवल मैग्नीट्यूड बताता है कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, इनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब भले ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों ना हो या कोई भी नेचर के चार्जेस हों, कूलोम्स लॉ केवल हमें ये बताएगा कि इनके बीच में कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फोर्स अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, ये बिल्कुल नहीं बताता है, ठीक है। अब कूलोम्स लॉ में हमें कूलोम ने बताया कि जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये दो इक्वेशंस इस स्टेटमेंट से हम बनाते हैं और इन जब इक्वेशंस को हमने कंबाइन किया तो हमें क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कूलोम्स कांस्टेंट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है, वेयर K इज कूलोम्स कांस्टेंट। और इस K की वैल्यू होती है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट एक नई चीज़ आ जाती है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। 4 पाई तो हम जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है जो कि बेसिकली ये है एप्सिलॉन, लेकिन ये नॉट क्या बता रहा है कि हम अभी वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। मतलब अभी हम जो कूलोम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो जो दो चार्जेस है ना, ये वैक्यूम में रखे हुए हैं, इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, ना एयर है ना वाटर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम K की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। अब हम मान के चलते हैं कि अगर हम किसी मीडियम में आ गए, हम एयर में आ गए या हम वाटर के अंदर रख दें नहीं दोनों सेम चार्जेस को, तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम केवल एप्सिलॉन लिखेंगे, ठीक है। ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि किसी भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना कम हो रहा है, कितना रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब मीडियम के द्वारा कितना रेजिस्ट किया जा रहा है, कुछ भी नहीं है, जैसे वैक्यूम में हम बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है बीच में प्रेजेंट, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। अब हम एयर में आ गए तो मीडियम बीच में कुछ पार्टिकल्स आ गए, तो इसके कारण फोर्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। अब वाटर में चले जाएँ तो बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए हैं बीच में, तो अब थोड़ी और कमी आ जाएगी। तो परमिटिविटी क्या बताती है कि मीडियम के कारण फोर्स में कितनी कमी आई है, कितना रेजिस्ट कर रहा है वो मीडियम, ठीक है। अब ये परमिटिविटी अगर वैक्यूम की बात करी जाए तो हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, लेकिन यदि हम किसी मीडियम में आ जाते हैं तो केवल हम परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम बोलते हैं, जैसे परमिटिविटी ऑफ वाटर, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। केवल और केवल वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। यूनिट आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले से बना भी सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम याद करते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मैं आपको अभी बताऊंगा कैसे आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर K की वैल्यू ये वाली उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं, जो हमें फॉर्मूला मिल रहा है, फाइनल फॉर्मूला वो होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसकी SI यूनिट हो जाएगी न्यूटन, और इस पूरे ये जो पूरी आपने यहाँ वैल्यू रखी है ना, या फिर आप इसे बोल दें, इस पूरे की जो वैल्यू होती है ये होती है 9 इंटू 10⁻9। अगर आप यूनिट की बात करें तो इसकी वैल्यू हम K की यूनिट निकाल रहे हैं, तो F इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2 को नीचे ले आएंगे, तो जो K की यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप ये वैल्यू याद करें, K इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये लिखी हुई है वैल्यू, तो आपको K की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी तक सब कुछ आपको क्लियर है तो एक थम्स अप ज़रूर दे दें कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे और भी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊँ चीज़ों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। मैंने सेम चीज़ लिख दी यहाँ पर, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव वर्ड का मतलब तो हम जानते हैं, रिलेटिव मीन्स तुलनात्मक, कंपैरिजन, ठीक है। यानी
किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को जब हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी से कंपेयर करते हैं तो जो टर्म हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। जैसे कि अभी हम एयर में इन दो चार्जेस को रखे हैं तो हम कंपेयर करेंगे कि भैया इनके बीच में जो फोर्स को रुकावट मिल रही है ना वो वैक्यूम में मिलने वाली रुकावट से कितने गुना है, ज़्यादा है या कम है। वैसे तो देखिए वैक्यूम में कोई पार्टिकल्स नहीं है इनके बीच में, तो ऑब्वियसली जो फोर्स होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। हम किसी भी मीडियम में लेके आए, चाहे हम वैक्यूम से एयर में भी क्यों ना ले आए, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो हैं बीच में जो कि लगने वाले फोर्स को कम करेंगे या रेजिस्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको डेफिनेशन अगर समझ में नहीं भी आई है तो इसे हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए हमने ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला पहले लिखा है किसी मीडियम के लिए और मैं आपको बता चुका हूँ परमिटिविटी ये होती है जब हम इसे वैक्यूम के लिए यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पर नॉट लगाते हैं, और जब हम किसी मीडियम के लिए बात करते हैं तो हम केवल एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं, या फिर कुछ बुक्स में आपको एप्सिलॉन एम देखने को मिल जाएगा यानी कि मीडियम की परमिटिविटी, बट हम यहाँ पे एप्सिलॉन यूज़ करेंगे। तो ये है कूलॉम्स लॉ किसी मीडियम के लिए और ये है कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला वैक्यूम के लिए। हमें क्या करना है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने के लिए जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वाला केस है, यानी कि ये वाला केस जो है वैक्यूम वाले केस को ऊपर लेना है न्यूमरेटर में, मतलब फोर्स के फॉर्मूले को, और मीडियम वाले फोर्स को हमें डिनोमिनेटर में लेना है। इन दोनों का रेशो जब हम लेते हैं तो 1/4 से 1/4 कैंसिल, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर से ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर, तो जो हमें K का फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा K इज इक्वल टू F अपॉन FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। इस K को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर भी फोर्स की यूनिट न्यूटन, यहाँ पर भी फोर्स की यूनिट न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, तो जो हमें यूनिट मिलेगी इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वो हो जाएगी डायमेंशनलेस, कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हम चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो भी कुछ हमने पढ़ा ना वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इंटेंसिटी को समझने के लिए पढ़ा है। इसे बहुत ही ईजी वे में मैं आपको समझाता हूँ। जिस प्रकार से हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जहाँ तक हम अर्थ का अट्रैक्शन वाला फोर्स या पुल वाला फोर्स महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर निकल गए तो अर्थ हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। उसी प्रकार से हम अगर मान के चलें कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी एक फील्ड होती है, ये यहाँ तक ये कोई भी चार्ज अगर होगा ना इस बाउंड्री के अंदर तो फिर ये उसे खींच सकता है या रिपेल कर सकता है। अगर यहाँ पर हम किसी चार्ज को रख दें तो इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो यही रीज़न, जहाँ तक किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस होता है, इस रीज़न को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितना फोर्स लगा रहा है वो इस रीजन में, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कुछ कम फोर्स लगाएगा। मान के चलते हैं, अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा दूसरे वे में समझते हैं, ठीक है। ये इसी का हमने डायग्राम बनाया, ये है सेंटर, यहाँ पर हमने रख दिया Q चार्ज। ये Q क्या है, पॉजिटिव Q है, ठीक है ना। अगर मैं केवल Q लिखूं तो इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस Q चार्ज की ये फील्ड है, इस फील्ड में मैं कोई Q0 चार्ज को लाके रख दूं। Q0 क्या है, एक टेस्ट चार्ज होता है। Q0 मीन्स टेस्ट चार्ज, जो कि हम किसी फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं ना, उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमने इस चार्ज की फील्ड के अंदर एक टेस्ट चार्ज रखा, ये जानने के लिए कि ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर इतने दूर रखने पे ये थोड़ा कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन अगर इसी चार्ज को उठाकर हम इसके बिल्कुल नज़दीक ले जाएं तो यहाँ पर ये इस चार्ज को ज़्यादा फोर्स से अपने तरफ खींचेगा या रिपेल करेगा। बट क्योंकि यहाँ पर दूरी बहुत कम है इसलिए फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ दूर रखते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है या एक चार्ज टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, व्हेन एनी टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसे जनरल वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है। मतलब वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि एक एरिया जहाँ तक किसी चार्ज का फोर्स फील किया जा सके, बट जनरल वे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है ना उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यहाँ पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस टाइप से, ठीक है।
तो अब हम बात करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले की। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है, यहाँ पर सॉरी मुझे कुछ चीज़ें रफ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है F अपॉन क्यू नॉट, यानी कि क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। यहाँ पर देखिए ये क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर हमने क्यू नॉट चार्ज को प्लेस किया और हम कैलकुलेट करने वाले हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, यानी कि ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले की। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई क्यू नॉट अपॉन में दोनों के बीच की ये दूरी, अगर हम ये r मान लें, ये दूरी अगर r है तो यहाँ पर हम r स्क्वायर लेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। अपॉन में क्यू नॉट एज इट इज़ बैठा हुआ है। ठीक है, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा नया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होगी, तो ये होगी न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, फोर्स की होती है न्यूटन, कूलॉम होती है चार्ज की। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला मिल जाता है E = F अपॉन क्यू नॉट। किस सेंस में, जब हम इस टेस्ट चार्ज के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो हम इस फॉर्मूले की बात करेंगे, और जब हम सोर्स चार्ज यानी कि जो प्लस क्यू रखा है जिसकी फील्ड है, इसके टर्म में अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो तो हम फिर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। अगर हम फोर्स के अपॉन में टेस्ट चार्ज को रख दें तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। और अगर हम इन दोनों चार्जेस की जगह केवल एक चार्ज को रखें जिसकी फील्ड है, तो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस वाले सोर्स चार्ज के टर्म्स में। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये सारे पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टीज़, ये एक न्यूमेरिकल क्वांटाइजेशन, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट, फॉर्मूला, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें आज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, कीप फॉलोइंग।